स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। युवक की हत्या से सनसनी फैली है। पत्थरों से वार कर युवक की हत्या की गई है। अंबा माता के मल्ला तलाई का ये पूरा मामला है। अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। उदयपुर से इस वक्त की खबर आ रही है, जहां पर एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। पत्थरों से वार कर युवक की हत्या की गई है। अंबा माता के मल्ला तलाई इलाके का ये पूरा मामला है और इस घटना की इत्तलाक पर अंबा माता थाना पुलिस मौके पर भी पहुंची है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। कपिल, क्या पहचान हो पाई है कि कौन है ये युवक जिसकी हत्या की गई है और आखिर क्या कुछ भी पूरा मामला है? देखिए, हत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो हमलावर है उनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है, लेकिन युवक की पहचान बंशीलाल नाम के युवक के रूप में हुई है। और ये मछली पकड़ने का कार्य किया करता था। तो जो रात को 2 बजे की घटना बताई जा रही है, जब युवक पर पत्थरों से हमला किया गया, उसके सिर और मुंह पर पत्थरों से हमला किया और उस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सुबह जब इसकी जानकारी मिली तो अंबा माता थाना पुलिस को सूचना दी गई, युवक की पहचान की गई, परिजनों को भी सूचना दी गई है और अब मामला दर्ज कर जो हमलावर हैं उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी हाथ लगे हैं, उनके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और संभवतः पुलिस का मानना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा भी हो सकता है। जी दीपक। चलिए कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कपिल श्रीमाली उदयपुर से जानकारी दे रहे थे कि एक युवक की हत्या की गई है, पत्थरों से वार कर इस युवक की हत्या की गई है और ये पूरा मामला जो है वो अंबा माता के मल्ला तला इलाके का है। जो युवक है वो मछलियां पकड़ने का काम करता था। मुख्यमंत्री गहलोत ने साधा है केंद्र सरकार पर निशाना। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने कहा कि आंकड़ेबाजी छोड़कर टीका उपलब्ध कराए सरकार। बच्चे संक्रमित हुए तो देश माफ नहीं करेगा। वैक्सीन उत्पादन ही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। 130 करोड़ आबादी वाले हमारे देश में शीघ्र ही सभी के लिए वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ और कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया तो ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी से जो स्थिति दूसरी लहर में बनी, उससे कई गुना बदतर हालात तीसरी लहर में बनेंगे और हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को वैक्सीन उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना चाहिए था और इसके लिए आवश्यक हो तो कानून में बदलाव कर अन्य कंपनियों को भी वैक्सीन उत्पादन करने की अनुमति, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। भारत वैक्सीन उत्पादन में दुनिया भर में सिरमौर माना जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को आंकड़ेबाजी छोड़कर राज्यों को अधिकाधिक वैक्सीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए। यदि तीसरी लहर ने बच्चों को प्रभावित किया तो देश कभी माफ नहीं करेगा। तो सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। देश में धीमी पड़ रही है कोरोना की दूसरी लहर। 24 घंटे में आए हैं नए केस सामने। उसकी संख्या की यदि बात करें तो वो है 1,96,427। 24 घंटे में 3,511 लोगों की मौत भी कोविड चलते हुई है। 24 घंटे में 3,26,850 लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि देश में अब तक कुल केसों की यदि बात करें तो वो है 2,69,48,474। यदि वहीं ठीक हुए लोगों की बात करें तो उनकी संख्या 2,40,54,861 है। कुल मौतों की बात करें तो वो आंकड़ा है 3,07,231। कुल एक्टिव केस की बात करें तो उसकी संख्या है 25,86,782। अब बात प्रदेश में कोरोना अपडेट की है। सख्ती से कम हो रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 4,414 केस नए सामने आए। 103 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में 804 केस सामने आए, 17 की मौत हुई है। प्रदेश भर में 16,654 लोग रिकवर भी कोविड से हुए हैं। प्रदेश में 1 लाख से कम अब एक्टिव केस है। अब बात कोटा में कोरोना की दूसरी लहर का गर्भवती महिलाओं पर पड़े प्रभाव का। दूसरी लहर में 2 दर्जन कोरोना संक्रमित महिलाएं मां तो बनी हैं, लेकिन जिंदगी की जंग हार गई हैं। प्रेग्नेंट वुमेन पर कहर बनकर टूटा कोरोना। 4 महीने में 21 गर्भवती महिलाओं की मौत। कोरोना की दूसरी लहर का प्रेगनेंसी पर असर। एक्चुअली प्रेगनेंसी में मदर का जो है वो इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है।
तो इस वजह से क्या है कि रोग चाहे किसी भी तरह का हो, उससे हमें थोड़ा सा, लेकिन कोविड क्योंकि सेकंड वेव बहुत ज़्यादा खतरनाक अपने सामने अपन देख रहे हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में इसके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसा कि हमने देखा इस बार बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी की महिलाएं हमारे सामने। सुना आपने, प्रेगनेंसी में महिलाओं का इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं पर टूटा है। कोरोना के पहली और दूसरी लहर के दौरान कोटा में 490 गर्भवती महिलाएं कोरोना से संक्रमित हुई, जिनमें 25 महिलाओं की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना की पहली लहर में 277 गर्भवती महिलाएं संक्रमित हुई, जिनमें 4 की मौत हो गई। दूसरी लहर में 213 गर्भवती महिलाएं संक्रमित हुई, जिनमें से 21 महिलाओं की मौत हो गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए कोटा जेके लोन अस्पताल के डॉक्टर महिलाओं से फिलहाल प्रेगनेंसी प्लान को टालने का अनुरोध कर रहे हैं, ताकि मौत के आंकड़ों को रोका जा सके। क्योंकि उनकी इम्यूनिटी प्रेगनेंसी में महिलाओं की कम हो जाती है, तो इसलिए हम यही सलाह महिलाओं को देना चाहते हैं कि भाई अगर संभव है तो थोड़ा सा इसको डिले करें। गर्भवती महिलाओं को कोरोना की दूसरी और कथित रूप से आने वाली तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। चिकित्सक भी वैक्सीनेटेड गर्भवती महिलाओं में संक्रमण का खतरा कम बता रहे हैं। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं, ताकि मां के साथ बच्चों की भी सुरक्षा हो सके। वैक्सीनेशन अगर हो चुका है तो थोड़ा हम खतरा हम कम मान सकते हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है महिलाओं का और प्रेगनेंसी को वो डिले अगर कर सकती है कुछ समय के लिए, सेकेंड वेव गुजरने तक या थर्ड वेव जैसा बताया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस कम देखने को मिलेंगे और बच्चे को और माँ को दोनों को हम सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। फिलहाल कोटा में कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं के मौत के आंकड़े बढ़ने से चिकित्सा विभाग परेशान है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन की सलाह दे रहा है। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही कोरोना की ये दूसरी लहर गर्भवती महिलाओं पर भी कहर बनकर टूट रही है। कोरोना से गर्भवती महिलाओं की मौत के डरावने आंकड़े सामने आने के बाद डॉक्टर्स भी अब प्रेगनेंसी प्लान से बचने की सलाह दे रहे हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। कोरोना की रफ्तार से लोग परेशान हैं, तो कोरोना से मौत के आंकड़े में हेराफेरी ने सरकारी आंकड़ों की पोल खोलकर रख दी है। राजसमंद में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े और नगर परिषद की ओर से जारी डेथ सर्टिफिकेट का अंतर कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल है कि मौत के आंकड़ों से हेराफेरी में किसे फायदा हो रहा है और ये हेराफेरी आखिर क्यों? कोरोना काल में बढ़ती मौतों का आंकड़ा चिंताजनक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मौतों के आंकड़े में कुछ ऐसे तथ्य है जो छिपाए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने राजसमंद जिले को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इस बार मई माह के 19 दिनों में ही जिले में मौत का आंकड़ा 57 के पार चला गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मौत के आंकड़ों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य सरकार के आंकड़े और शमशान घाटों तक पहुंचने वाले शवों की संख्या में भी अंतर है। 1 मई से 19 मई तक स्वास्थ्य विभाग ने राजसमंद में 57 मौत का दावा किया, जबकि नगर परिषद ने सिर्फ राजसमंद में 19 दिनों में 114 डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं, जिसमें आरके हॉस्पिटल 68 और राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में 48 मौत की बात सामने आई है। सरकारी विभाग जो चिकित्सा विभाग है, सीएमएचओ के द्वारा जो आंकड़े जारी होते हैं वो, और जिले के जो अन्य संस्थान हैं जैसे नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत, उन संस्थानों के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में काफी बड़ा अंतर देखा जा रहा है। अकेले नगर परिषद राजसमंद ने 19 दिनों में 41 शवों का अंतिम संस्कार करवाया, जबकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मौत के आंकड़ों के मुताबिक 57 में से 29 मृतक राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र के बाहर के निवासी थे। भीम तहसील में अभी तक कोरोना से 35 मौत हुई है। देवगढ़ तहसील में 30 और आमेट नगर पालिका क्षेत्र में 16 मौत हुई है। कई लोगों की कोरोना की जांच नहीं हुई और बीमारी से मौत हुई। गांव में कई ऐसी मौतें हुई हैं जिसे कोरोना से मौत माना जा सकता है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में ये दर्ज नहीं है। गाँवों में, गलियों में ऐसे लोग हैं जहां
अकाल कई मौतें हुई है, लेकिन कईयों ने जांच नहीं करवाई या कई कोरोना के सामने मामले नहीं आए। ऐसे में मौतों का अंतर काफ़ी बड़ा है। अब इन बातों का जिम्मेदार कौन है और कौन इसका जवाब होगा, यह देखने वाली बात होगी। अलकेश सनाड्य, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। कोरोना काल में मौत पर सरकारी तमाशे की एक और कहानी देखिए, जिसको मरा समझकर परिजन अंतिम संस्कार कराए थे। 10 दिन से उसके मरने का गम भी मना रहे थे, लेकिन 10 दिन बाद वो मुर्दा जिंदा लौट आया। देखिए राजसमंद में मौत पर सरकारी लापरवाही। 10 दिन बाद वो लौट आया। 10 दिन बाद मौत को हरा आया। 10 दिन बाद यमराज को छका आया है। 10 दिन बाद जिंदा लौट आया मुर्दा। मैं जिंदा हूँ, भूत नहीं हूँ। मैं जिंदा हूँ, भूत नहीं हूँ। मैं जिंदा हूँ, भूत नहीं हूँ। जी हाँ, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा, भला कोई मुर्दा जिंदा कैसे हो सकता है। 10 दिन बाद वो मरकर जिंदा कैसे हो सकता है, जिसका अंतिम संस्कार हो चुका है, जो पंच तत्व में विलीन हो चुका है, वो जिंदा कैसे हो सकता है। तो खुद सुनिए उसी शख्स से कि आखिर जिंदा कैसे लौटा मुर्दा। या तो मैंने आके देखा तो पहले ये मेरा बच्चा भग गया मेरे को देख के। अच्छा। हाँ, फिर मेरी लुकई आई मेरे पास, मेरे को नीलाया। अच्छा, नीला के मेरे को कपड़े पहनाए इसने। तो मैं इसको बोला कि तू रोती क्यों है, क्या मर गए? मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, रहता हूँ। मुर्दा के जिंदा लौटने की कहानी दिलचस्प है। दरअसल राजसमंद में पुलिस को एक अज्ञात शव मिला। सोशल मीडिया पर उस शव की शिनाख्त के लिए मुहिम चलाई गई। तब ओंकार लाल गाडोलिया लोहार के परिजन शव की शिनाख्त को पहुंचे। हालांकि शिनाख्त के दौरान वो दुविधा में ही रहे, लेकिन पुलिस के भरोसे के बाद शव का अंतिम संस्कार करा दिया। जाके मैं आरके में गया था, इनकी लाश देखी तो सेम शकल उसी की मिली साहब, सेम शकल उसी की मिली। तो मेरे भाइयों ने मैंने मेरे भाइयों को पूछा, भाई 2 मेरे भाई साथ थे, उनको पूछा भाई वही है, तो क्या वही है, ठीक है। उनको लेके यहाँ आए भाई, दान दस का नहीं, उसको लेके गए, उसका देश बॉडी को लेके आए, फिर उसको जलाना किया साहब। कोई हमने उसके कपड़े लते तो खोले नहीं, जो उसकी पूरी पहचान करे। अब क्योंकि हम तो इस बीमारी से डर रहे थे, सब डर रहे थे, तो हाथ तो किसी ने लगाया नहीं। हम 2-3 जने ने मिलके उसको शमशान में लेके गए थे साहब। उनको डेड बॉडी को मैंने देखा तो मैंने इन्फॉर्म किया कि भाई आपकी नज़र में आपका भाई लग रहा है, भाई मेरा हस्बैंड तो नहीं लग रहा है। एक बार मैं निशान देख लूँगी तो मेरे को यूँ लगने लग जाएगा कि भाई मेरा हस्बैंड है, उसकी डेथ हो गई। नहीं निशान पाए तो मैं तो कंसर्न हो गई कि भाई मेरे को नहीं लग रहा है कि भाई वो मर गई। 10 दिन बाद अब उस परिवार से दुखों का बादल छट गया है और परिजन चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। फिर मेरा बेटा नहीं, मेरे पापा ही है। फिर मेरी मम्मी को नहीं, उनको बताया मैंने, पापा आ गए, पापा आकर फिर मम्मी सब होता है, फिर रोने लग गए। लेकिन सवाल है कि आखिर ओंकार लाल जिंदा है तो अंतिम संस्कार किसका हुआ? पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? सवाल कई हैं और भी हैं, लेकिन पुलिस के अपने ही तर्क हैं। 10-15 व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे थे और इन्होंने उस शव की अपने भाई के होने की पहचान की थी। उसी शिनाख्ती के आधार पर इनको पीएमओ साहब से भी मिलवाया था, उनसे भी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे भाई की है, हमें सुपुर्द किया जाए। उस आधार पर इन्होंने एप्लीकेशन भी दी कि हमारा भाई है और हम कोरोना भी चल रहा है तो पीएम वगैरह नहीं कराना चाहते हैं, हमारे इसको भाई के शव को हमें अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द किया जाए। इसे कुदरत का करिश्मा कहें या इंसानी गलती, लेकिन ओंकार लाल के परिवार की खुशियां एक बार फिर से लौट आई है। ओंकार लाल के लौटने के बाद अब गमी का माहौल खुशी में बदल गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस लाश को ओंकार लाल को समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था, आखिर वो थी किसकी? बिना पोस्टमार्टम और बिना डीएनए सबूत के अब पुलिस कैसे उस लाश की शिनाख्त कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अलकेश सनाड्य, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। कोरोना संकट के बीच न्यूज़ 18 की पहल रोज दोपहर 2 बजे देखिए। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है।
जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। दोपहर 2 बजे न्यूज़ 18 राजस्थान पर। एक बार स्वागत है आपका। कोरोना काल है, हर तरफ हाहाकार मचा है। कुछ जानकारी चाहिए तो जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को फोन लगाइए, लेकिन जब जालोर के सीएमएचओ को फोन लगाया जाता है तो क्या होता है रेस्पॉन्स, वो देखिए। बजता रहा फोन, बेफिक्र रहे साहब। कैसे पाए जानकारी, सामने आई लापरवाही। फुर्सत में नहीं साहब, फोन लगाना बेकार। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लोगों को जानकारी के लिए या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। लगातार जालोर के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है गजेंद्र सिंह देवल, उनके फोन नहीं उठाने की शिकायतें आ रही है। इसको लेकर आज हम एक रियलिटी चेक करेंगे। साहब का पूरा परिचय आपसे करवाएंगे, लेकिन पहले साहब की करतूत को अच्छे से देख लीजिए, ठीक से जान लीजिए और समझ लीजिए। सामने टेबल पर मोबाइल फोन रखा हुआ है, कॉल भी आ रही है। हाँ, ये बात और है कि मोबाइल रिंगिंग की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि साहब ने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल रखा है। आप यकीनन सोच रहे होंगे शायद साहब बेहद बिजी हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये भी आपको बताएंगे। आप जरा इन साहब का परिचय जान लीजिए। नाम है गजेंद्र सिंह देवल और ये जालोर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, लेकिन टशन ऐसा कि कितना भी फोन बजता रहे नहीं उठाएंगे साहब। जालोर जिले के इन अधिकारियों के खिलाफ मिल रही शिकायतों के बाद जब न्यूज़ 18 ने जिले के अधिकारियों का रियलिटी चेक किया तो सारी सच्चाई सामने आ गई। हमारे संवाददाता ने सबसे पहले जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी गजेंद्र सिंह देवल को फोन किया तो साहब ने फोन उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। हमने एक बार नहीं 5 बार फोन किया, लेकिन सीएमएचओ फुर्सत में होते हुए भी खुद को फुल व्यस्त दिखाते नजर आए। देखिए, लगातार रिंग जारी है, लेकिन साहब है जो अपने एक अलग ही टसन में रहते हैं, कभी भी किसी का भी फोन नहीं उठाते हैं। ऐसे में कोरोना काल के समय जिन लोगों को आवश्यकता पड़ती है कोई जानकारी के लिए, तो ये साहब फोन भी नहीं उठाते हैं। देख लीजिए, साहब की टेबल पर मोबाइल रखा है, कॉल भी आ रहा है। साहब फोन की तरफ देख भी लेते हैं, लेकिन कितनी भी कॉल आए क्या मजाल कि साहब फोन को उठा लें, कोरोना काल में किसी को जानकारी दे सकें। देखिए, लगातार रिंग जारी है, लेकिन साहब है जो अपने एक अलग ही टसन में रहते हैं, कभी भी किसी का भी फोन नहीं उठाते हैं। ऐसे में कोरोना काल के समय जिन लोगों को आवश्यकता पड़ती है कोई जानकारी के लिए, तो ये साहब फोन भी नहीं उठाते हैं। जबकि जालोर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी को फोन लगाया गया तो उन्होंने महज एक रिंग पर फोन उठाकर पूरी तरह से संतोषजनक जवाब भी दे दिया। हेलो मैडम, नमस्ते। नमस्कार। श्याम बोल रहा हूँ न्यूज़ 18 से। हाँ जी, बताओ श्याम जी। हाँ, कैसे हैं मैडम? बढ़िया। मैं एक मैडम पूछ रहा था, सीएमएचओ साहब का जब भी कॉल करते हैं फोन नहीं उठाते हैं, वो जब भी फोन करते हैं क्या कोई जानकारी के लिए कभी भी मैडम कॉल करते हैं, जैसे न्यूज़ के लिए या फिर कोरोना कोई अपडेट लेनी है, तो कभी भी फोन नहीं उठाते हैं वो। हाँ, लेकिन जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी गजेंद्र सिंह देवल बिल्कुल भी फोन नहीं उठाते। ऐसे में लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो मजबूरन जिला कलेक्टर को फोन करना पड़ता है।
लगातार आ रही शिकायतों के बाद हमारी पड़ताल में भी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी लापरवाह बने रहे और जिले की कोई परवाह नहीं करते दिखाई दिए। बीजी वाले बहाने पर पूरी तरह से फेल हो गए सीएमएचओ साहब। जालौर जिला कलेक्टर जो महज एक रिंग से आपको किस तरीके से संतोषजनक जवाब दे देते हैं, ऐसे में जिले के चिकित्सा अधिकारी है वो अलग ही अपने टसन में रहते हैं। इसकी वजह से लोगों को कोरोना संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस तरीके के लापरवाह अधिकारियों के ऊपर गाज कब गिरती है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालौर। कोरोना काल में कोरोना टीका किसी संजीवनी से कम नहीं है। कोरोना से बचने का यह सबसे अचूक और सबसे कारगर उपाय है। देश के दूर सुदूर गांवों तक ये जानकारी पहुंचे, इसके लिए नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो मिलकर एक अभियान चला रहे हैं। देश के 3 राज्यों के 3 जिले, इन तीनों जिलों के सैकड़ों गांव, लेकिन मकसद एक, कोरोना टीके की जानकारी जन जन तक पहुंचानी। नेटवर्क 18 इसके लिए संजीवनी अभियान चला रहा है, जिसमें उसे फेडरल बैंक और अपोलो का भी साथ मिला है। पंजाब के अमृतसर में संजीवनी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर उपायुक्त गुरप्रीत सिंह खैरा, फेडरल बैंक के आदित्य बिस्सा और मनमीत सिंह, अपोलो अस्पताल के डॉक्टर बलजीत कौर और एनजीओ यूनाइटेड वे के कपिल मौजूद रहे। अमृतसर के 70 गांव में संजीवनी गाड़ी जाएगी। ये अभियान अमृतसर में 27 जून तक चलेगा। 7 अप्रैल 2021 को अटारी बॉर्डर से अभियान शुरू हुआ। अभिनेता सोनू सूद ने अभियान को हरी झंडी दिखाई। न्यूज़ 18 और फेडरल बैंक सारी टीम का बहुत तहे दिलों धन्यवाद करता है, जिन्होंने ने अमृतसर जिले लिए सानू उपराला शुरू किया। वैक्सीन दी गाड़ी बेसिकली अवेयरनेस असी प्रोवाइड करनी है ते लोगों के मन च जिहड़ा वहम है वैक्सीन नू लैके वो दूर करना है। लगभग 80% लोगों तक पहुँच पाइए ते सब नू वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन इज द ओनली आंसर। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो के टीका है संजीवनी लगाया क्या अभियान की शुरुआत हुई। यहाँ संजीवनी गाड़ी को आईजी हरि नारायण चारी मिश्रा और जिला टीकाकरण अधिकारी प्रवीण जड़िया ने संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर फेडरल बैंक के क्लस्टर हेड अजय जुनेजा, अपोलो के अभिलाष पिल्लई और एनजीओ यूनाइटेड वे के मुंबई से हिमांशु मौजूद रहे। इंदौर के 100 गांवों का संजीवनी गाड़ी दौरा करेगी। इंदौर में ये अभियान 12 जुलाई तक चलने वाला है। सफलता पर ही हमारे देश में इस अभियान के सफलता पर ही इसको नियंत्रित करने की हमारी रफ्तार तय होगी। छोटे गांवों के अंदर पहुंचा जाए और वहां पर जो लोग हैं उनको एकदम अच्छे से समझाया जाए, एक अवेयरनेस की जाएगी जिससे जो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के बारे में जुड़ पाएं। दक्षिण कन्नड़ में भी नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। यहाँ जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र केवी ने संजीवनी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर फेडरल बैंक के रीजनल हेड श्रीकांत और यूनाइटेड वे एनजीओ की शिखा शेट्टी मौजूद रहीं। दक्षिण कन्नड़ में 60 गांव में संजीवनी गाड़ी जाएगी। दक्षिण कन्नड़ में 22 जून तक ये अभियान चलेगा। Whatever that negative apprehension people are having, that too especially in the rural area, that will come down, and lot of people will come up to this vaccination booth to get themselves vaccinated to protect the entire society, especially in Dakshin Kannada, corona free. I think the next 30 days we will be covering 60 villages, especially the rural Dakshin Kannada people will be enlightened about the need for going vaccination, the applications, etc. so that to help them to get it vaccinated as much as possible. महाराष्ट्र में नासिक के 150 गांव के लिए मंगलवार से और आंध्र प्रदेश के 120 गांव के लिए संजीवनी गाड़ी का अभियान 4 जून से शुरू होने वाला है। इस अभियान का मकसद कोरोना टीके को लेकर गलतफहमी और भ्रांतियों को दूर करना है और ग्रामीणों को टीके के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे देश को कोरोना की महामारी से मुक्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।